सर बताइएगा। In 1605 Portuguese introduced tobacco. तुमको राजा बताना है। The emperor had। कहाँ जा रहे हो? मेरा पूरे लाओ लश्कर के साथ जा। लाओ लश्कर के साथ जाना पड़ेगा यार बाद में। चलो, बहुत रश में था मैं। आई वॉज सर्चिंग अ डॉक्यूमेंट विच आई हैवंट सर्च्ड, विच आई हैवंट फाउंड। आप लोगों को ही बता देता हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड होता है और मेंस का एडमिट कार्ड होता है, प्रीलिम्स तो खैर फिर भी चलेगा, मेंस के एडमिट कार्ड में वो लोग स्टिकर चिपकाते हैं हर पेपर में और इन्विजिलेटर साइन भी करता है। भूल के भी उसको भुलाइएगा मत, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड से आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी एडमिट कार्ड से आपका इंटरव्यू में एंट्री होगी। नहीं नहीं, हर एक में ऐसा नहीं होता है, एक सेपरेट इंटरव्यू का एडमिट कार्ड निकलता है। हाँ, मेंस का एडमिट कार्ड इज नहीं, एडमिट कार्ड तो मिलता है, वो तो आप जीरोक्स करके रख ले। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझा कि नहीं? हाँ, सारे पेपर में वो एक स्टिकर चिपकाते हैं। दैट स्टिकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो कई बार लोग नहीं ध्यान देते हैं, इधर उधर हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का है ना कि वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, so shall I start the class now? अच्छा, Portuguese has introduced tobacco in India, right? The emperor has banned tobacco in India. Point number 1. तुमको बताना है राजा कौन है। राजा ने तंबाकू को भारत में निषेध कर दिया। पोर्तुगीज जो तंबाकू लेकर आए थे। पॉइंट नंबर 1, one of the famous architecture has built during this period, which is very famous in Petradora. दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कि in his regime there is a separate group of leaders are there who ruled some period of time. इनके रेजिम में एक पृथक नेताओं का एक समूह था जिन्होंने कुछ समयावधि तक जो है शासन किया है। आपको बताना है कि ये राजा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने किसका विवरण दिया है। श्वेता has answered. क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जरा बताओ। सम्राट आया है। सैयद ब्रदर्स तो बहुत सारे हैं, मोहम्मद शाह रंगीला है, फारूक सियार है, रफीउद्दराजत है, रफीउद्दौला है। 1605 में जहांगीर 1696 में मर गया था, छोड़ दिया था, उसके बाद 5 में नहीं गया। आंसर इज जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू निषेध कराया था।
खुद तो बहुत बड़ा पीने वाला था। अकबर का 1556 से 1640 तो था, 1605 तक था। क्वेश्चन था कि पोर्तुगीज हैज इंट्रोड्यूस्ड टोबैको इन इंडिया and the emperor has banned it in India. Point number one. Point number two, a famous architecture has been built during his reign, which is known for Petra Dora. And third, there is separate group of ministers who has ruled some period of time during his reign. The answer is Jahangir. इनकी वाइफ ही काफी दिनों तक रूल करी थी, पच्छा बेगम बोलते हैं। तबीयत खराब हो गया था इसका, शराब पी के सब तबीयत खराब, वाइफ पूरा रूल करती थी। अपने फादर के लिए इत्तेमाद-उद-दौला मॉस्क था, जो विच इज फेमस फॉर पेत्रा दौरा। इस टाइप सवाल पूछ जाएंगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। डेट नहीं बताएंगे ना, हमने तो डेट बता के आपका काम आसान कर दिया है ना। ओके, सो औरंगजेब रजीम, राइट। जन्म 3 नवंबर 1618 गुजरात में जन्म हुआ। अपने भाइयों को हराकर जो है ये खुद राजा बने हैं। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड कंकरर के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज रियली जस्टिफाइंग हिज नेम। समझ में आ रहा है? हिज ब्रदर्स दारा शिको, सूजा, मुराद एंड औरंगजेब, देयर आर 4 सन्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे थे। मैंने आपको कहानी बताया था कि मुराद हैज कोल्यूडेड विद दी औरंगजेब। सूजा को इन्होंने पहले ही हटा दिया था, दारा शिको के बेटे ने हटा दिया था। दारा शिको और इसके बीच में लड़ाई हुई, खतौनी का वॉर है, ये सब है। फाइनली जो है औरंगजेब जो होते हैं वो आ जाते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। ही हैज लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। इतना सिंपल लाइफ था, उजला कलर का कपड़ा पहनना, कई बार जमीन पे सो जाता था। समझ में आ रहा कि नहीं? हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, वेरी सिंपल लाइफ, ओनली वन वाइफ। समझ रहे हो बातों की नहीं? हाँ, तो एक ही वाइफ थी इनकी। कितनी बड़ी बात हो जाती है ना एम्परर्स के लिए। 58 में इंतकाल होता है तो हाँ, दूसरा क्या, हाईली ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम रूलर है। लीस्ट टॉलरेंस फॉर रिलीजियस मैटर्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादा टॉलरेंट नहीं है, समझना। ही रूल अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ इन द कुरान। समझ में आ गया? दूसरी बात, he banned drinking and singing in court, very important point. Why he banned drinking and singing in court? एक तो पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, अपने नोबिलिटी को भी अपीस करना है। ही इज ऑल्सो अ वेरी ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, सो लिकर इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, राइट। तो इसने क्या किया, बैन कर दिया। दारू वारू नहीं पिएगा कोई है। वाई दारू इज नॉट अलाउड? मैम यू, वाई लिकर इज नॉट अलाउड? मैम आप, यस यस यस, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से मुखातिब हो रहा हूँ, बताइए। देखिए, टीचिंग इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। समझ में आएगा कि नहीं? मैं उन टीचरों में नहीं हूं भाई जो तुम बोलोगे मैं बोलता चला जाऊंगा। श्वेता, जहांगीर इज राइट आंसर, वेल डन। शिवम राज, तुम बाबू घर पे बैठ के पढ़ो, समझे? ताज देखो, ताज में पता करो कि डेनियल क्या था, दानियाल। सीरीज खत्म कब होगा? आज या कल या परसों? बिंज वॉच कर रहा है क्या दिन रात? फिर एक काम करो, एक और वेब सीरीज बता रहे हैं, बाबर की कहानी है उसमें। सर पैसे नहीं है, एंड सेकेंडरी इस्लामिक लॉ प्रोहिबिट, खत्म हो गया सर, शाबाश। तो काहे नहीं आए हैं? हाँ मैम, वाई लिकर इज नॉट अलाउड? एक तो इस्लाम डू नॉट परमिटेड। लिकर में क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है
उन्होंने भी तो लिकर प्रोहिबिट कर दिया ना. वी आर वन ऑफ द 4 स्टेट्स वेयर लिकर इज नॉट अलाउड, वेयर पीपल आर ड्रिंकिंग धरले से. हैं? पी रहे कि नहीं बिहार में? तब पी रहा है. कल ही रात में ज्यादा हो गया. बोलिए क्यों मैडम, क्या लगता है? व्हाई इस्लाम डू नॉट अलाउ लिकर? अरे दिमाग लगाइए. अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू में पूछ देता है कि व्हाई लिकर इज नॉट अलाउड, व्हाई औरंगजेब बैन लिकर, क्या उत्तर होगा आपका? कुछ पता नहीं है. सर हमको अचानक से किसी ने इस क्लास में बैठा दिया. ऐसा नहीं मैडम, आई सॉ यू इन द प्रीवियस क्लास. ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पहली क्लास है आपकी. सर लिकर इसलिए अलाउ नहीं करता है क्योंकि लिकर जो होता है ना वो आदमी का जो अपनी मेंटल कैपेसिटी है ना मैम, उसमें नहीं रहने देता. अपने मन में नहीं रहता है. वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद ना. अब बाद में कहेगा पी लिए थे. नहीं सर, बाद में कहेगा क्या करिएगा, पी लिए थे. हाँ, वो उस एरिया में लिकर वगैरह भी नहीं है. हाँ, तो वैसा इसलिए भी नहीं है इसकी आवश्यकता. तो बैन ड्रिंकिंग है. इसने कहा कि बेटा मैं तो नहीं पीऊंगा, सामने वाले को भी नहीं पीऊंगा. ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से बोरिंग कोर्ट दुनिया में कहीं नहीं है. ना लड़कियां नाच रही हैं. बलबन से हंसना मना कर दिया था कोर्ट में. अच्छा ठीक है. और सिंगिंग इन कोर्ट मना कर दिया था. हाँ सर, वो बैन था पूरा. वो अपना पिएगा पिएगा, दूसरे को पीने का अलाउड नहीं था. अच्छा, सिंगिंग इन कोर्ट मना कर दिया गया. बोला अनइस्लामिक है सिंगिंग, डांसिंग, ये सब नहीं कर सकते, है ना. और गजब की बात है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिक हमेशा इस्लामिक कंट्री से निकला है. यू सी पाकिस्तान, some of the songs, some of the क्या, most of the songs being copied from Pakistani music. Most of the song, आपको जो सॉन्ग अच्छा लग जाए आप एक बार सर्च मारिए, नुसरत फतेह अली खान की कवाली होगी सूफी. समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा पसंद आया था रश्के कमर. वो पता चला भाई वो बहुत अरसा पहले कवाली हुआ करता था नुसरत फतेह अली खान. आपको जो सॉन्ग मिल जाए जो आपको लगे कि यार ये सॉन्ग तो खतरनाक है, आप सर्च मारना, वो कोई सूफी सॉन्ग होगा. ये बात अलग है कि आप लड़की के लिए गा रहे हैं, अब वो भगवान के लिए गा रहे थे. सूफी मिस्टिक में क्या होता है ना, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन गॉड एंड अ मैन, और वो लव बिलवेड वाला होता है. उसमें भगवान को मतलब वो बना दिया जाता है प्यार, और तब वो सूफी मिस्टिक बन जाता है. मुसलमानों ने सबसे गलत काम किया कि सूफीज्म को फलने फूलने नहीं दिया. They treated Sufism as a threat to Islam. ये बहुत गलत बात था. जबकि सूफी हमेशा स्पिरिचुअल इंप्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन में बिलीव रखते थे. समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज गड़बड़ हुआ है. सिंगिंग इन कोर्ट को अलाउ मतलब डिसअलाउ कर दिया गया. बोला पब्लिक ड्रिंकिंग भी प्रोहिबिटेड होगा. कोई ऐसा नहीं कि ओपनली दारू पी के सोया हुआ है. हम देखते हैं यहाँ पर जब भी आते हैं फुटपाथ पे 2-4 लोग लेटे रहते हैं. एक दिन जब नए नए आए थे तो एक दिन हमने उठा के धूप से अंदर कर दिया, फिर 3-4 दिन बाद फिर देगा किसी को तो फिर कर दिया. तो एक आदमी वहीं पर आसपास में था, बोला भैया ये सब ना करिए, नहीं तो रोज यही करते जाइएगा, यहाँ लेटे रहते हैं लोग. देखो हम एक ड्राई स्टेट में है. सर सूफीज्म अभी भी गांव में जो है ना हर साल मनाया जाता है. उसका नाम है उर्स. उर्स में वो लोग मिलते हैं. सर सूफी इज नॉट बीइंग एंटरटेन्ड बाय क्लर्जी रूलर्स. पता है आपको कि नहीं? इवन आई डोंट लाइक दैट. अरे आई डोंट बिलीव इन दैट. नहीं मतलब आप सूफीज्म को अच्छा मानते हैं बेकार? बुरा मान. देखो I'll come back to you. Don't worry. When I teach you the Sufi chapter, मैं भक्ति मूवमेंट शुरू करूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा. समझ में आएगी नहीं? ये चीज हो गया.
पब्लिक ड्रिंकिंग ऑल्सो प्रोहिबिटेड, कहा दारू बीच में पब्लिक में नहीं पीने का। अच्छा इतना ही नहीं, इसने स्पाई जो है ना, स्पाई को मोइसिप कहते हैं, स्पाई छोड़ रखा है, कोई दारू तो नहीं पी रहा है। अरे सर, क्लर्जी नंबर 1, नोबिलिटी नंबर 1 दारू पी रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये दारू पीने वाले तो किसी को भी पिला सकते, तो मोहिसिब को क्यों नहीं पिला देते हैं? यार तू भी चख ले एक बार, समझ रहे हो? तो मोहिसिब ने यह श्योर किया कि कोई भी आदमी जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर ड्रिंकिंग नहीं करेगा। इट इज प्रोहिबिटेड अंडर शरिया लॉ। समझ में आ गया कि नहीं? एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, यहां पर एक स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है कि he ruled according to the Sharia law in the Quran। शरिया लॉ इन द कुरान? कुरान में कोई शरिया लॉ नाम का चीज है क्या? ये दिखाता है कि ये जिस किताब से लिया गया है उस किताब को इस्लाम का ही नहीं पता है। शरिया लॉ अलग है, कुरान अलग है। हाँ, ये बात अलग हो सकता है कि शरिया लॉ कुरान की ही आयतों से लिया गया है, लेकिन शरिया लॉ अलग है, कुरान अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? शरिया लॉ गलत हो सकता है, कुरान गलत नहीं हो सकता। शादी होती है वो शरिया लॉ के हिसाब से होती है, कुरान से कस्टम एंड प्रैक्टिसेस शरिया लॉ के हिसाब से है, और कुरान जो है वो अलग चीज है ना? ये चीज हो गया। अच्छा सुनो, ही प्रोहिबिटेड कलमा। कलमा, कलमा इंस्क्रिप्टेड ऑन कॉइन्स, क्या मतलब हुआ इसका? सिक्के बैन करा देता। टू इंटरप्रिटेशन फॉर दैट, हमने पहले बता दिया था। क्या होता है ये कलमा? कुरान की आयत को ये लोग इम्बाइब कर देते थे, किस पर? सिक्के पर। एक्चुअली दे लाइक पेंटिंग, और पेंटिंग इज नॉट इन इस्लाम, दे स्टार्टेड डूइंग कैलीग्राफी। कुछ तो डिजाइन आए तो उन्होंने सिक्कों पर क्या करना शुरू कर दिया, अब फोटो तो लगा नहीं सकते हैं राजा की, तो उन्होंने कलमा शुरू कर दिया उसके ऊपर कि भाई कलमा, कुछ तो सिक्का भरा भरा लगे, तो सिक्के पे कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं चले कुछ भी। क्यों सर? हैं? तो ये कुछ था। He put restrictions on the celebrations of Nowruz. Nowruz started by Balban, ended by औरंगजेब। कहा भैया ये सब क्या चल रहा है, हमारा फेस्टिवल नहीं है ये। समझ में आ रहा है? He banned singing and dancing in the courtrooms। समझ में आ रहा है आपको? इसने सिंगिंग और डांसिंग को बंद कर दिया। भाई सिंगिंग तो पता चल गया, डांसिंग क्यों नहीं है? डांसिंग इज ऑब्सीन एज पर औरंगजेब। इसीलिए इन्होंने बोला क्या कि नहीं चलेगा। असली बात तो औरंगजेब ही जान रहा है, असली बात तो मेरा दिल और तेरा दिल जान रहा है। अंदरूनी बात जो है या तो मेरा दिल जानता है या तेरा दिल जानता है बाबू? असली बात क्या थी? डांसर जो एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा मांगेगी है, उसका क्या करे? 1679 में औरंगजेब री इंट्रोड्यूस जिजिया टैक्स एंड पोल टैक्स टू द नॉन मुस्लिम्स। ये गलत इन द सेंस कि अब ये आ रहा है अपने पर्सनल नेचर पे। जिजिया आप अगर इंट्रोड्यूस, देखो अगर जिजिया कंटिन्यू रहा तो औरंगजेब बदनाम ना होता। अगर अकबर ने अबुलिश नहीं किया होता तो औरंगजेब के सामने ये नॉर्मल बात होती कि भाई जब सबने वसूला हमने भी वसूला। औरंगजेब से पहले इतने लिबरल शासक रहे हैं कि औरंगजेब ना होते हुए ऑर्थोडॉक्स नजर आता है। अकबर इतना ज्यादा लिबरल था कि अकबर के सामने थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी भी बहुत नजर आने लगेगा कि देयर इज अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ना। अभी जैसे मान लो मेरे पिताजी लिबरल हैं और मैं कुछ ऑर्थोडॉक्स बात करूं तो नहीं कहेगा यार इसके पापा ही थे वो लिबरल थे, ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया यार, है मार दे, पता चला बंदूक मार चला दे, तो आपको कहना बताओ यार पप्पा जी जो थे इसके नॉन वायलेंस के चक्कर में जिंदगी बिता दिए और ये वायलेंस कर रहा है। नहीं समझे बात को? तो औरंगजेब और ऑर्थोडॉक्स इसलिए नजर आता है क्योंकि अकबर बहुत लिबरल है, जहांगीर बहुत लिबरल है, और शाहजहां इन सेकेंड हाफ ऑफ दिस हिज राइन लिबरल है।
अंत भला तो सब भला वाला सिचुएशन होता है। तो ये अचानक से बहुत ऑर्थोडॉक्स नजर आने लग जाता है और ये बोलता है कि हम तो जो कर रहे हैं वो कुरान की प्रैक्टिसेस के हिसाब से। और मुस्लिम उलेमा वगैरह कहते हैं वाह, शासक तो ऐसा ही होना चाहिए। असली बात कुछ और है। जिजिया री इंट्रोड्यूस करना क्यों गलत हो गया? क्योंकि औरंगजेब को समझना चाहिए कि भाई वो जिस टेरिटरी में रूल कर रहा है वह मेजोरिटी क्या है, दो जिजिया इज पार्ट ऑफ द शरिया लॉ, ही इज इंप्लीमेंटिंग शरिया। समझ में आया कि नहीं? जिजिया इन इस्लामिक एम्पायर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद जिजिया। प्रॉब्लम इज इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड बाय अकबर एंड रीइंट्रोड्यूस्ड बाय। आप जिसको औरंगजेब का ए नहीं मालूम होगा ना, उससे पूछोगे तो औरंगजेब कह रहा था कट्टर था। क्यों कट्टर था? जिजिया लगा दिया था। इतिहासकार में एच हिस्ट्री का एच जिसे नहीं पता होगा उसे भी ये पता है कि भाई औरंगजेब इज वेरी कट्टर। क्यों? उसने जिजिया लगा दिया था। आपको नहीं पता? बात समझे कि नहीं? तो जिजिया क्या होता है? जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स दो तरह के टैक्स होता है। पिलग्रिमेज टैक्स वो होता है कि मान लीजिए मैं अपने धार्मिक यात्रा में कर लगा दिया गया। अब कोई अपने खुदा से मिलने जा रहा है, अल्लाह से मिलने जा रहा है। हम एक ऐसे सेकुलर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे हज सब्सिडी दी जाती है, हालांकि अब निकाल दिया गया है। सर मानना था हम लोग ने एज पर इस्लाम आई कैन नॉट टॉलरेट दिस अमाउंट, वो मेरे लिए हराम हो जाएगा पैसा। कौन सा? वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट मुझे दे रही है, क्योंकि स्ट्रिक्टली कहा गया कि जो आपने अपने मेहनत से कमाए उसी पैसे से आप खर्च कर सकते हैं। नहीं, कुरान ने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप किसी की मदद ना लें। मदद नहीं, सो वो एक तरह का क्या है? गॉट यू। इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। आपको नहीं, खैरात नहीं हुआ सर। अगर आप जो है मान लीजिए यहां से, आपको पता है सर, यू यूज ट्रेन यूज करते हो आप, दैट इज हाईली सब्सिडाइज। ओनली 57% ऑफ द फेयर इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। हराम हो गया, बस यूज करना बंद कर दीजिए। बात समझे कि नहीं? देयर आर मेनी थिंग विच यू आर यूजिंग इज सब्सिडाइज, दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू हिज सिटीजन। यहाँ पे इस्लाम नहीं आता है। आप सिलेंडर यूज करते हो, हाईली सब्सिडाइज्ड। आप जो रोड यूज कर रहे हो, हाईली सब्सिडाइज्ड। टैक्स पे करते हो, दैट इज हाईली सब्सिडाइज्ड। देयर आर मेनी मुस्लिम आर नॉट पेइंग टैक्स, वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, राइट? दे आर नॉट पेइंग टैक्स। वो तो हराम कर रहे हैं। वो तो हराम है ही। नहीं सर, when somebody is providing subsidy वो हराम नहीं है। दुबई मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री, मेडिकल फैसिलिटी इज टोटली फ्री, दैट इज हराम? इज दैट हराम? यूएई मेडिकल फैसिलिटी टोटल। मैं अगर एक शब्द भी गलत बोल रहा हूं, आप जाके गूगल कर देना। ऑल द मुस्लिम कंट्रीज जहां से इस्लाम का जन्म हुआ है वहां पे मेडिकल फैसिलिटी टोटली फ्री है। हराम? ईरान ने मैरिजेबल एज 12 से 9 साल कर दिया है लड़कियों का, दैट इज नॉट हराम? इस्लाम क्या बोलता है कि जब तक मेंस्ट्रुएशन में नहीं आए तब यू कैन नॉट मैरी अ गर्ल। 9 साल में मेंस्ट्रुएशन आता है क्या? हराम नहीं है। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ईरान की बात कर रहा हूं सर। इट इज अ मुस्लिम कंट्री, राइट? देयर आर मेनी सुन्नीज देयर, देयर आर मेनी शियाज देयर, तो इट इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। नहीं, ओनली तो नहीं है, शिया मेजॉरिटी है। शिया मेजॉरिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द सेम प्रैक्टिसेस, राइट? दो थोड़ा सा डिफरेंसेस है दोनों में। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखिए सर, हराम और हलाल इसके बीच में बहुत छोटा सा मार्जिन है। उस मार्जिन के बीच में ना रैशनैलिटी आता है। नहीं, फॉर यू कैन अफोर्ड हज, तो वो आपके लिए क्या कहते हैं, हलाल है। जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जिसे हज जाना है, उसके सब्सिडी है, वो कैसे हराम हो गया? जिस बस से जा रहे हैं वो भी समवेयर जिस ट्रेन से वो जा रहा है वहां पर
मोतिहारी से अगर किसी को हज भवन आना है पटना, जिस ट्रेन से आ रहा है वो भी सब्सिडाइज है यार। और आप बोलोगे मैं टैक्स, कितने मुस्लिम टैक्स, अरे पूरे भारत में 4% तो लोग जो है रिटर्न फाइल करते हैं। आप बोलोगे मैं बिस्किट में टैक्स देता हूं, आपको लगता है उस लेवल की सब्सिडी आप दे पाते हो, टैक्स दे पाते हो? नहीं दे पाते ना। तो वो चीज नहीं है। देयर आर मेनी थिंग विच इज सब्सिडाइज्ड, उस हिसाब से सोचिए, है ना। आप यू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है सर, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कम्युनिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कम्युनिटी आप पे हावी पड़ जाए, है ना सर। डोंट थिंक लाइक औरंगजेब, थिंक लाइक एन अकबर। एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। डोंट थिंक लाइक औरंगजेब, औरंगजेब इज अ कॉमन मैन। मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर जरा सा दिमाग होता ना औरंगजेब में तो कभी जिजिया इंट्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन औरंगजेब के पास प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, उसे पता है जिजिया में अच्छा खासा पैसा आएगा, लगा तरिया के नाम पे। क्यों है ये चीज है। हाँ, नौबत क्या है? व्हाट इज नौबत? सर्च करिए, नौबत अलाउड था। ये वो होता है जैसे, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जा रहा है, कोई जलसा हो रहा है, तो नहीं होता है जैसे आप परेड परेड वरेड होता है, डुम 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 करते हैं 15 अगस्त उन सब में, दैट इज नौबत। समझ मारा? जो रॉयल बैंड होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है मुगल सल्तनिया को, वो अलाउड था। वो उसका एंटरटेनमेंट तो कोई साधन नहीं है, वो ग्रैंड्योर के लिए होता है। हाँ बनाया गया, नहीं तो रॉयल बैंड है कि भाई आया, या औरंगजेब कहीं जा रहा है तो वो चीज करा जा रहा है, ठीक है। 1564 में हटाया गया और बाद में इसे लगा दिया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात थी कि इसने कहा था कि बूढ़े लोग, बच्चे और विमेन जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे जिजिया में। अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं कि सब पे जिजिया इम्पोज्ड है और ब्राह्मणों से भी लेंगे, ये चीज ये भी नहीं। He also include the land tax to meet the state expenses, पैसा नहीं है, इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है इस तरीके से। मैंने ये डिस्कस किया था, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं उसके बाद भी। अच्छा, औरंगजेब ऑल्सो इंकरेज पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज बहुत पहले से किया जा रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? ये बात ध्यान रखिए। इनके समय में कई सारे पर्शियन वर्क भी हुए हैं, पारसी वर्ड भी किए गए, ट्रांसलेशन वगैरह भी किए गए हैं। इसके अलावा एक होता है क्या कहते हैं, तुलाभारण। तुलाभारण ही शायद एक शब्द होता है। उसमें क्या करते हैं कि एक तराजू के ऊपर एक तरफ राजा बैठते हैं। आपने कभी जोधा अकबर देखा है? जोधा अकबर में गौर करना कि एक सीन है जिसमें गाना चल रहा होता है, तो अकबर को एक जगह बिठाया जाता है और एक जगह पे सोने चांदी सब जगह लाए जाते हैं। फाइनली वो उतना नहीं हो पाता है तो तलवार रख देते हैं उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? तो इसको तुलाभार कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुलाभारण कहते हैं इसको। ये मना कर दिया इसने। मना करने के पीछे कारण होगा, इतना सोना चांदी होगा तो तुम क्या करोगे यार, इतना सोना चांदी तुम्हारे पास है ही नहीं है, तो कहला भाई नहीं चाहिए, ये प्रैक्टिस अन इस्लामिक है। तुम देखो ना, सारा पैसे से रिलेटेड होगा तुम्हारा। Abolish the practice of weighing the emperor with gold and the practice of झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या था? बालकनी में सुबह सुबह राजा आएंगे, अपना काम करिए, ठीक है, झरोखा दर्शन है। समझा है कि नहीं? ये सब बोला गया कि अन इस्लामिक है, इसीलिए हम इसे हटा रहे हैं, हमको ये काम नहीं कराना है। सही बात है यार, झरोखा दर्शन क्या है यार? सुबह सुबह लोग एम्परर को क्यों देखेगा? देखने के लिए इतनी खूबसूरत चीजें हैं। सही बात है, सुबह सुबह आप हम गलत बात है ना, इतना चीज है देखने के लिए, हंसी वादियां, खुला आसमान, तुम लोग क्या सोचा? बाबू गलत कर रहे हो। अच्छा चलो इधर आओ। He opposed the renovation of old houses और worship। इसने बोला ना, ये जो तुम मंदिर बना रहे हो,
और ये सब पुराने पुराने वर्शिप वाले जिसको टूट जाते हैं उसको तुम यार इनोवेट कर रहे हो। कह रहा भाई कोई बिल्डिंग परपिचुअल नहीं है, सबको एक ना एक दिन टूटना है, ये एक ही तरीका है कि जो कुछ मंदिर अपने से टूट पाए तो बदनामी कम हो। दिमाग तो था, कॉमन मैन तो था ये, समझ में आ रहा है? काहे को बदनामी मोल लेना, जो टूट जाए। वैसे ही मंदिरों की हालत जर्जर चल रहा है? तुम रिनोवेट कर दोगे तो और टिका रहेगा। नोबेल्टी मेरा सर खाएगी कि इतना मंदिर है, तुम तो बोले थे ये कर देंगे, दारुल इस्लाम बना देंगे। कह रहा कोई मंदिर रिनोवेट नहीं होगा। फरमान, मंदिर पर मंदिर टूटा जा रहा है, अंदर ओम जय जगदीश चल रहा है, ऊपर से मंदिर टूट गया। कह रहा ना भैया, मंदिर जान के खतरे खाली है। जान का खतरा बन सकता है मंदिर जाने में, घरे में ओम जय जगदीश कर लेते हैं। क्यों सर? The same order has not been implemented for the mosque, only the places of worship. क्यों? इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोला, टेम्पल ऑफ मॉस्क नहीं बोला। अरे इस्लाम को भारत में आए दिन ही कितने हुए हैं, तो जो भी मस्जिद बना है एकदम तरोताजा, एकदम टिकाऊ मंदिर मस्जिद बना हुआ है, तो उसको रिनोवेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये केवल मंदिर बोल देता तो प्रॉब्लम होता है। इसे बोला वर्शिप प्लेस, चाहे मंदिर और मस्जिद, आई एम क्वाइट सेक्युलर इन दैट। अबे तुम्हारा मस्जिद बने 100 साल नहीं हुआ भाई, तुमको आए 100-150 साल नहीं हुआ है। दिमाग तो था लड़के के पास। कह रहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप इज नॉट अलाउड, नो रिनोवेशन। इसको पता था कि भाई जितने मंदिर है वो 1000 साल पुराने हो चुके हैं। कहने को ये सेकुलर हो गया। देखो हमने तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोला था, उसमें मस्जिद भी आता है, लेकिन इसको पता था कि मस्जिद तो टूटने से रहा 100-200 साल तक। अगला राजा देखे ये मंदिर ही झरझर के गिर रहा है नीचे, इसको रिनोवेशन नहीं। 4-5 मंदिर गिर गया भाई साहब, 3-4 लोग अंदर हैं, अरे बचा बचा बचा, राम भगवान को याद कर, वही बचाएंगे तुमको। अंदर आरती चल रही, आरती की आवाज से गिर गया मंदिर। आरती संभाले हुए भाई, पुजारी करा मेरा पैसा दे दो भाई, इसमें तो जो भी टिका हुआ है। कह रहा कौन सा पैसा, कलीमा बैन हो गया है, पैसा भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। बड़ी समस्या है मैडम, मंदिर में लोग दब दब के मर रहा है, रिनोवेशन अलाउड नहीं है। देख रहे हैं, और औरंगजेब के पास गए, कहे भैया ऐसा है मंदिर गिर गया, 2-4 लोग मारे गए। कह रहे हम क्या करें, नो टेम्पल इज परपिचुअल, नो प्लेस नो बिल्डिंग इज परपिचुअल। हमने अपने तो मस्जिदों को भी ये सेम फरमान जारी किया ना। अरे सर मंदिर टिके हैं सर, अभी 100-125 साल भी नहीं हुए मस्जिद को, क्या बात कर रहे हैं 1000 साल? किसने बोला 1000 साल पुरानी मंदिर पे जाके पूजा नहीं करने का? अच्छा हमारे यहाँ क्या है ना, जो जितनी पुरानी मंदिर होगा ना लोग उस पर उतना ज्यादा आस्था रखते हैं भाई। अच्छा कहानियां बनाने लग जाते हैं, ये शिवलिंग खुद ही ऊपर उठ रहा है, सामने कहेगा अच्छा, अच्छा उसमें भी एक आदमी कहेगा देखो जब हम बच्चा थे ना इतना ही बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया है। अच्छा कई जगह भी रिवर्स भी है, ये शिवलिंग धस रहा है, अरे तो बिल्कुल गायब हो गया। इतना देर हाथ रगड़ोगे तो गर्दन से भी खत्म हो जाएगा भाई, लोग आके घसने लग जाते हैं उसको। तो इरोजन नाम का कोई चीज है कि नहीं? समझे बातों की नहीं? तो अलग अलग आस्था है, शिवलिंग ऊपर उठ रहे हैं, शिवलिंग नीचे जा रहे हैं, दूध भी पी लेते हैं शिवलिंग। अरे वो स्टोन भी उस टाइप का है। मैं आइडल वर्शिप के अगेंस्ट नहीं हूं, समझ में आ रहा है? आई थिंक देयर हैज टू बी समवन, अगर मदद करता है तो दैट आइडल के थ्रू आप अपने गॉड तक पहुंच सकते हैं। बट जो आस्थाएं जुड़ी हुई है ना उसके अगेंस्ट भी नहीं हूं, आस्था भी ठीक है, लेकिन इसके साथ रैशनैलिटी नहीं खोनी चाहिए, है कि नहीं सर? ये चीज समझिए आप जरा बात को। तो वैसा टाइप का है। अच्छा जितनी पुरानी मंदिर भैया 1000-100 साल से पुरानी मंदिर यही है,
अब लोग और उसमें लेट जाएंगे, कहेंगे भैया यही मंदिर है जो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। इससे पहले कि तुम दब के मर जाओ, देख लो कि मंदिर की स्थिति भी ठीक है कि नहीं। एक बार बन जाता है सर, उसको लोग देखना छोड़ देते हैं। औरंगजेब ने किया तो क्या गलत किया, फरमान जारी कर दिया औरंगजेब ने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप देख लो कितना सेकुलर आदमी है। हाय हाय, कुर्बान जाऊं इस सेकुलरिज्म पर सर, कुर्बान जाऊं इस सेकुलरिज्म पर जो औरंगजेब ने दिखाया है। देख रहे हैं सर, प्लेसेस ऑफ सर, आपने एक काम करो, इधर आइए, ओल्ड हाउसेस ऑफ वर्शिप पर ना ऐसे कर देना, इट शोज औरंगजेब इज अ सेकुलर पर्सन। हाँ बात कर लो, क्या कुछ 100-200 रुपए देने हैं या तुमको देना है? नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू नो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी दिक्कत नहीं है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आइसक्रीम चॉकलेट खाने में किसको बुरा लगता है? क्या बात है, हमको बताइए मैडम। सर नो कम्युनिकेशन। मैडम फिर आप पीछे चली गई, आगे आइए, आगे आइए। ठंडा कहाँ लगेगा, उधर है एसी। इधर आओ, इधर 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 आओ, तुम रोज आगे बैठोगी है ना? अच्छा इधर आओ, इधर सुनो। औरंगजेब प्रोहिबिटेड एस्ट्रोलॉजर्स, काहे? क्या लगता है मैडम, काहे बंद किया हुआ औरंगजेब ने? आप वो इतना पीछे काहे बैठते, इतना जगह खाली है आप लोगों का, आप आगे आइए। क्यों नहीं समझ में आता है? इतना बढ़िया टोपी है, फोकस कर रहा है। हाय हाय, क्या क्या टोपी है सर आपका, औरंगजेब भी मांग लेगा आपकी टोपी। सर आगे आ जाइए ना प्लीज, इफ इट इज पॉसिबल प्लीज कम इन फ्रंट। सर आप क्यों इतना पीछे है? सर एप्पल मोबाइल बुरा मान लेगा सर, आप इधर आइए, आइए ना सर, कम इन फ्रंट ना, यहाँ आइए ना, यहाँ आइए ना, यहाँ आओ सम्राट, अगर आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ ना, सब तुम्हारी क्लासमेट्स तो हैं। आप आगे आइए, कम इन फ्रंट, आगे रहते तो इंटरेक्ट करने में अच्छा रहता है ना। आइए ना सर, कम इन फ्रंट ना, बैग नीचे कर लो। इंजीनियरिंग किया होगा सम्राट? हाँ बस, जितने इंजीनियरिंग होते हैं ना सर, वो सबको पुराने में पीछे बैठने की आदत हो जाती है। ठीक है, कंफर्टेबल हो? ओके, नाउ यू टेल मी व्हाई ही प्रोहिबिटेड एस्ट्रोलॉजर्स। मजाक की बात यह है कि कहीं कोई इसी की भविष्यवाणी ना कर दे कि भैया पैसा वैसा इसका नहीं है। खैर, ये एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्य को जानना जो है, दैट इज नॉट इस्लामिक, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हमने बहुत उलेमाओं को देखा है हाथ दिखवाते हुए। May be possible. Shall I show you the pic? हाँ क्या क्या समझ में आता हो, मतलब बोलना बोलना, क्या बोल रहे, बोलना। सर पामोलॉजी, आपने तो मिनट में आपने पूरी पामोलॉजी को जीरो कर दिया मैडम। दिस इज सब्जेक्ट कॉल्ड पामोलॉजी मैम। एस्ट्रोलॉजी रियली एग्जिस्ट। कुछ लोग तो आपको ऐसा बता देंगे कि आप कहोगे यार मानना पड़ेगा। सर आपको पामोलॉजी की हेल्प से, दैट इज नॉट परमानेंट दो, चेंज होता रहता है वो, लेकिन वो आपको बता देंगे कि आपके लाइफ में क्या बनना है, क्या बनेंगी आप, क्या कितनी शादियां हुई हैं, किस उम्र में शादी होगी, कितनी होगी। पामोलॉजी छोड़ दीजिए, देयर आर मेनी चाइनीज टेक्निक्स जो आपको बहुत बहुत रियली में नंबर के हिसाब से आपको जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा नहीं, इतना तक तो बता देते हैं वो लोग, and that is quite scientific. एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट यार, तुमने 2 मिनट में कह दिया कि सर बता क्या देते होंगे। देयर आर मेनी फेक एस्ट्रोलॉजर्स एंड पामोलॉजिस्ट, ये मैं मानता हूं। जिन्होंने वाकई पढ़ाई किया ना सर, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे आपको। दो
पामोलॉजी जो होता है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, नंबर जो होता है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो इतना खतरनाक है कि मैडम आप वो भी उसको सोच भी नहीं सकती हैं। वरामहीर वगैरह थे, वरामहीर थे, भास्कर थे, मैथमेटिशियन के साथ साथ जो अच्छे मैथमेटिशियन होंगे ना, दे आर ऑल्सो गुड एस्ट्रोलॉजिस्ट। इंसान के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं यार जो हमने देखते नहीं है। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, बट दे डू एग्जिस्ट। गॉड को आप देख नहीं पाते, बट आपके आपके आस्था में जरूर वो एग्जिस्ट करते हैं। प्रोहिबिटेड एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम मेकिंग, जो है कोई ऐसा नहीं वो कर देगा। अच्छा, बैन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स, ये सर नहीं करते, मतलब उन्होंने मना कर दिया था। अब देखिए सर, दे आर डायरेक्टली अटैक टू दिवाली एंड दशहरा। अब उस समय सर आप अगर कर देंगे सर तो है ना, बहुत सारा अभी कर देते हैं तो कितना बवाल हो जाता है कि व्हाई देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन आवर फेस्टिवल्स, व्हाई नॉट, कि फेस्टिवल्स में कुछ चीजें तो ठीक नहीं है। जैसे फायर क्रैकिंग इज नॉट एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, समझ में आ रहा है। जैसे देखो सर, दिस इज माय ये थी, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जैसे कि इंसफिशिएंट किलिंग ऑफ गोट्स इन बकरीद, जबकि पर्पस वो नहीं है। पर्पस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। पर्पस ये है कि बकरीद में क्या है कि जैसे अपना डिवोशन दिखाना। तुम 2000 के बकरा को खरीद के ला रहे हो, उसको कटवा दे रहे हो, अभी खरीदा। कुछ लोग फोन पे कहते हैं अच्छा एक बकरा काट देना मेरे नाम पे, बकरीद हो गया। दिस इज बकरीद। Prophet Abraham, this festival is correspond to Prophet Abraham and shows the devotion to the God. कम से कम साल भर पालो तो सही बकरे को यार, वो सैक्रिफाइस तब पता चलेगा। तब तो साल भर तुम जब बकरे को पालोगे तो एक अफेक्शन क्रिएट होता है। देन किलिंग ऑफ दैट थिंग, कोई जरूरी नहीं है बकरे से। आप दारू पीते हो, आप दारू छोड़ दो, दैट इज ऑल्सो बकरीद। बहुत चीनी खाते हो, आपने कह दिया मैं आज से चीनी नहीं खाऊंगा। यू स्मोक, क्विट कर दो स्मोकिंग, दैट इज ऑल्सो बकरीद। समथिंग जो कि आपके बहुत क्लोज है उसको सेक्रीफाइस कर देना, दैट इज बकरीद। नहीं नहीं, वो होता है कि वो नहीं है, वो होता है कि आपके ऊपर कोई अन्याय किया गया है, टू एक्सटिंग्विश दैट। और कोई भी जिहाद भी हो जाएगा उसी सेंस में, तो फर्क ही नहीं है ना वो, दैट इज सेक्रीफाइस, राइट। या अनजस्ट के प्रति वो करना, अनजस्ट के प्रति वो जिहाद है। समझे बात हो कि नहीं। तो वही बात है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट इन्होंने ये किया है तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को कर दिया ना टारगेट। ऐसा बोलते कि जब कोई एक्शन लिया जाता है ऐसे रिलीजन के ऊपर तो ना, तो कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को एक न्यूट्रल आउटलुक दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में पकड़ देना चाहिए था। बकरीद में ऐसे नहीं मारा जाएगा, अगर आपने साल भर नहीं रखा है तो आप उसको नहीं काट सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में कुछ बोल देते थोड़ा बहुत, नहीं समझे बातों की नहीं, तो थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है, तो फिर लगता है कि हाँ भाई सब पे कुछ कुछ एक्शन लिया गया है। तुम एक कम्युनिटी को लगोगे तो लगेगा टारगेट कर रहे हैं हमको, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। औरंगजेब डिड नॉट ट्राई टू ऑल्टर द नेचर ऑफ द स्टेट। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, सम ऑफ द सिटीज नेम हैज बीन चेंज। इलाहाबाद प्रयागराज, औरंगाबाद हैज बीन चेंज टू शिवाजी नगर आई गेस। तो बहुत सारी सिटीज के नाम, हजरतगंज बिकम अटल बिहारी वाजपेयी सर कुछ चौक नाम कर दिया उसको। तो देखो अब इसमें आपने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के नेम थे जिसे आपने कन्वर्ट कर दिया। नाउ उनका पर्पस भी यही है कि वो कम्युनल कलर दिखाए, कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं। अगर वही न्यूट्रल आउटलुक दिखाना होता तो आप किसी और शहर को पकड़ते जो कि लगता है कि उसका रियल नेम नहीं है, और उसका रियल नेम बदल देते आप। हाँ, किसका पहले दूसरा नाम था? नहीं नहीं, वो ये चीज अलग नहीं है। इतिहास में बहुत सारे नाम पहले के थे। बनारस नहीं था, काशी था। तो काशी को पूरा बनारस तो हटाया नहीं, काशी एक जगह बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी सिटी थे जिसके पुराने नाम कुछ और थे, है ना। तो आप ना कम्युनल कलर दिखा रहे हो ना उसको,
तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब यू बीइंग मतलब आप अगर कोई स्टेट अथॉरिटी पर हो ना, तो आपको ना न्यूट्रल लेना चाहिए। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर नाम पे कुछ किया है, दूसरा पर्टिकुलर नाम पे भी कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, न्यूट्रल दिख जाओगे आप। तो उन्हें दिखना नहीं है न्यूट्रल प्रेजेंट रूलर्स को, फिर वोट बैंक उनका हर्ट हो जाएगा ना, ये एक प्रॉब्लम है। समझ लो बातों की नहीं। अच्छा, औरंगजेब did not try to alter the nature of the state. Indeed, he took efforts to emphasize the fundamental principles of Islam. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। पता है, अभी आपको तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑप्शनल लेवल पे जरूर पूछ सकता है। इसने कुछ ऐसा नहीं किया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, ऐसा नहीं कुछ डेमोक्रेसी ला दिया, सेकुलरिज्म इंपोज कर दिया। इसने बस कहा कि भैया जो भी रूल हो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल तो इस्लाम में हो। शायद यही कारण है कि बहुत सारे उलमाओं को औरंगजेब बहुत पसंद है, भले उन्हें औरंगजेब का ए नहीं पता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देख लीजिएगा, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सुन्नी सेक्शंस में बहुत सारे लोग आपको औरंगजेब की तारीफ करते हुए नजर आ जाएंगे। ही इज अ वेरी एबल केपेबल रूलर, ये वो फलाना। उसे औरंगजेब का ए नहीं पता है, औरंगजेब का क्या कॉन्क्वेस्ट रहा है, क्या मूर्खता रही है, क्या दिमाग लगाया गया है, कुछ नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे क्या होगा। These are the Islamic policies, these are the religious policies which has been taken by the औरंगजेब। अब देखो क्या होगा, देख लो, एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स वगैरह कराए गए, न्यू टेम्पल्स, चर्चेस, उनके कंस्ट्रक्शन को रोक लगाया गया, सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। उसका पर्पस कुछ और था। क्या हुआ? ए बाबू, तुमको जो आईएएस बनोगी, तुम तो मार दोगी यार। तुम्हारे ऑफिस में एसी लगा रहेगा, एसी बंद करो, हैं? एसी बंद करवा देंगे और सब चलेगा, गर्मी में पंखा चलेगा। बड़ी दिक्कत होगा इसको आईएएस बनने के बाद। तुम आईपीएस बनना, भागती रहेगी दिन भर, है ना? आईपीएस में हाइट इशू आएगा तुमको। व्हाट इज योर हाइट? 159 है शायद लड़कियों का, और 165 लड़कों का है, 159 सेंटीमीटर। ओके, ही नहीं, भारत में बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होता है आईपीएस में, टेंशन मत लो कि इसी को मैं बोल रहा हूँ। लड़कों को भी दिक्कत होता है, 165 सेंटीमीटर के चक्कर में बहुत सारे लड़के हट जाते हैं, नहीं हो पाता उनका ना, जबकि कम है। मिलिट्री में तो 170 है, 170 है ना। एसआई का कितना है जी? 165 ही है ना। बिहार पुलिस का 170 है क्या? हाँ, नहीं, वैसे जनरल में क्या है? जनरल में क्या है? एसपी 165 है। वैसे एसआई इज अ वेरी गुड जॉब। एसआई से आप डायरेक्ट थोड़े दिनों बाद डीएसपी बन जाते हो, 5-7 साल बाद, और बड़ा एक्सपीरियंस डीएसपी रहता है वो। अच्छा, he has demolished सोमनाथ टेम्पल। अच्छा, what is the purpose of demolishing सोमनाथ टेम्पल? गुजरात जाने की क्या जरूरत थी? पैसा। बताइए, पैसा। क्या लगता है आपको? पैसा। क्यों? क्योंकि गुजरात में है और सारे ट्रेडर्स यहाँ डिवोट कर रहे हैं। अब अच्छा, बाबा विश्वनाथ तोड़ने की क्या जरूरत थी? वो तो यार बनारस में। क्या कारण है मैडम कि बाबा विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया? देखिए, औरंगजेब ने किया है तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा उसके। ऐसे तो भारत के सारे मंदिर तोड़वा देने चाहिए थे। सोमनाथ मंदिर और बाबा विश्वनाथ तोड़ने की क्या जरूरत थी? देख लो, इसने तोड़ दिया। औरंगजेब है भाई, वो दिमाग तो है बंदे के पास। सर, Baba Vishwanath temple is one of the biggest temple in Eastern India, closer to Bengal, very close to Bengal. Bengal is a trading port, जो भी जाता है बाबा विश्वनाथ होते हुए जाता है। नहीं, बंगाल से अगर आपको आना होगा तो प्रयागराज या बनारस होते हुए आएंगे ना, और कौन सा रूट लेंगे? तो जो बनारस होते हुए आएगा वो एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेगा, खूब पैसा देगा, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स में से एक है।
केशव राय इन मथुरा, ये है वो कृष्ण जन्मभूमि वाला, वो भी बहुत ज्यादा डिवोशन का सेंटर था। किसी ने चुन चुन के उन मंदिरों को तोड़ा जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे इधर, या बहुत ज्यादा डिवोशनल मंदिर थे, ताकि जो सीट और सोशियो इकोनॉमिक जो है ना वो चीज टूट सके। और सर ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप किसी भी इतिहास की किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है इरफान हबीब, वो माने जाते हैं कि थोड़े से जो हैं थोड़े से मतलब सेंटिमेंटल है, थोड़े हल्के से बाइस भी हैं। वो तक बोल देते हैं कि औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़वाए हैं। उनका मैं कहो तो अभी वीडियो दिखा दूं कि औरंगजेब ने मंदिर तो तोड़वाया है। ज्ञानवापी मंदिर जो था उस पर पहले मंदिर था बाबा विश्वनाथ का, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो मंदिर था वो, नहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगा, इनफैक्ट अगर कोई ग्रुप होता तो मैं सेंड भी कर देता। उससे मंदिर तोड़वाए हैं, पर आखिरी में वो स्टेटमेंट ये देते हैं कि क्या इतने साल बाद जो मस्जिद बन गया है उसको तोड़कर दोबारा मंदिर बनाना उचित है? अब आप वो तो सोचिए। पर वो डिनाई नहीं करते इस फैक्ट को कि नहीं मंदिर नहीं तोड़वाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस बात को कोई डिनाई नहीं करता है, कितने भी बड़े ऑथर हो, कितने भी बाइस क्यों ना हो, आखिर है तो इतिहासकार ना, इतिहास को कैसे पलट देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए जो है मंदिर तोड़वाए, और जैसे नॉर्मली जब कोई मंदिर तोड़वाता था ना तो रीमॉडलिंग कर देता था या छोड़ देता था कि मंदिर तोड़वा दिए, ये क्या करते थे वहां एक मस्जिद बना देते थे। और जहां जहां इन्हें मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाए हैं, सब ऑल ऑफ दीज पार्ट्स जो है, ऑल ऑफ दीज टेरिटरीज आर या ऑल ऑफ दीज एरियाज आर पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी नाउअडेज। बाबरी मस्जिद इज अ कंट्रोवर्सी, ज्ञानवापी मॉस्क इज अ कंट्रोवर्सी, मथुरा का जो है वो कंट्रोवर्सी। अभी राम मंदिर वाला इशू हो गया रिजॉल्व नाउ, ये जो दो मंदिरें हैं ना वो एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है। समझ में आए कि नहीं? अब सवाल उठता है कि आप क्यों इंटेलिजेंस पे छोड़ते हैं कि इन मंदिरों में, जहां पे मस्जिद भी बगल में है, आप लोगों ने कोई विजिट किया इन मंदिरों को? कौन कौन गए हो, क्या क्या गए हो, कौन कौन से मंदिर गए? काशी विश्वनाथ में तो जिस जगह पर अभी मंदिर है वो तो मंदिर है ही नहीं, वो तो मंदिर है ही नहीं, वो तो डमी बनाया गया है, वो तो अंदर में है, मस्जिद के अंदर में। क्योंकि जो उसका जो तुम्हारा उस तरफ ही है, और जो तुम्हारा जो साफी मस्जिद बनाया गया है वहां पर, जहां पर राम ये कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है, तो उसके ऊपर देखना एक बाउंड्री वॉल है, तो वो भी जो है जो मेन गर्भगृह है वो वहां नहीं है, बस उसे रिलोकेट कर दिया गया। नाउ दीज आर, अभी खैर साफी मस्जिद बंद रहता है ना? कहाँ मंदिर, मंदिर तो चल रहा है, ज्ञानवापी भी बंद है, अब बंद किया है। कभी कभी बीच में करते थे, कभी कभी इन लोगों को मंदिर मतलब पूजा करने को अलाउ किया गया था, है ना? तो ये चीज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। देखो हाउ हिस्ट्री चेंज द कोर्स ऑफ फ्यूचर, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप सोचिए कि राम मंदिर जो था उसके पीछे कितना इशू हुआ है। वो एक तो सर डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसे तोड़ा गया, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय जो कार सेवक वगैरह थे। दूसरी चीज क्या है कि और उस चक्कर में समझौता एक्सप्रेस वाला कांड हुआ, गोधा राइट हुआ, कितने लोग मारे गए, समझ में आ रहा है कि उस पर पॉलिटिक्स हुई, राजनीति हुआ, राजनीति मुद्दा। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, कोई इतना मूर्ख नहीं है। अगर मूर्ख ना होता ना तो अयोध्या से ये लोग हारते ही नहीं। नहीं समझे बात को? अब लोग समझ गए हैं, और जल्दी जल्दी लोग समझ रहे हैं कि ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। कितनों को पता है यार कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो एक टेंपल के ऊपर बना हुआ है, या उधर कोई टेंपल भी है, तुमने उसे कान में डाला है? शाफी मस्जिद जो है या किसने तुड़वाया है, कितनों को ये बात पता है? नहीं,
अभी तो तुम मंदिर देख रहे हो ना यार, अभी तो तुम्हें वही पता है कि तुम्हें मंदिर है, वही मंदिर है। अब किसी को तुम बोल दोगे कि नहीं 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 ये गर्भगृह में नहीं है, अंदर गर्भगृह है, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये तो गर्भगृह है तो हमें चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप फैक्ट बता रहे हैं तो भी वो तो नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम्हारी बात एकदम 100% सही है, लेकिन कुछ इतिहास भी है ना यार। इतने साल पुराना जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है तुम ऑल ऑफ द सडन किसे चेंज कर दोगे? ऐसे तो भारत, दुनिया के कितने देश जो है उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। भारत, अब तुम कहोगे कि सर फैक्ट है, पाकिस्तान तो भारत का भाग था, पाकिस्तान में विलय होना चाहिए, भारत को पाकिस्तान में विलय हो जाना चाहिए, ये भी तो फैक्ट है, ये भी तो फैक्ट है। पता होना चाहिए ना? नहीं पता होना चाहिए, लेकिन अब है कि तुम इस फैक्ट को पता करके करोगे क्या, उसके एक्शन से प्रॉब्लम है। कितनी कंट्रीज हैं जो पहले अलग अलग एक थी, अलग अलग हो गया, आज उन सबको अलग मिलाओ। फिर इजराइल पैलेस्टीन का इशू क्या होगा? फिर तो जूस को वहां से हटाओ, क्योंकि वो तो पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी पहले, उससे पहले जूस थे, क्योंकि यहूदी से सबसे पहले थे, सबसे पुराने थे। चेंज हुआ ना सर, कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हुआ, पहले मतलब जूस, फिर मुस्लिम, फिर जूस, फिर मुसलमान। इतिहास का हमेशा का ये रहा है। नहीं नहीं तुम बात को समझ लो ना, ये कब तक तुम चलाओगे यार? कितनी कंट्रीज को बदलोगे? कितनी कंट्रीज डिवाइड हुई हैं, कुछ तो पेपर पे डिवाइड हुआ है। फिर तो तुम्हें बांग्लादेश भी चाहिए होगा, नेपाल भी चाहिए होगा, या फिर चाइना को फिर तिब्बत भी चाहिए होगा, पूरा चाइना को अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए होगा, फिर कभी ना कभी पार्ट रहा होगा उसका। तो तुम पास के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट ना बहुत खतरे में आ जाएगा यार। मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं बाबू, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि इसके रेपरकशन बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तुम फिर चाहते हो कि नहीं, तुम फिर चाहते हो कोई गोदरा हो, तुम फिर चाहते हो समझौता एक्सप्रेस हो, तुम फिर चाहते हो कोई डेमोलिशन हो, तुम फिर चाहते हो कि 2008 का अटैक हो, तुम फिर चाहते हो कि तुम्हारा पार्लियामेंट अटैक हो, तुम फिर चाहते हो कांधार 814 हो। किस कॉस्ट पर यार, किस कॉस्ट पे? उसकी कीमत कितनी ज्यादा है तुम्हें मालूम है कि नहीं? कितना बड़ा कीमत है। तुम 10 लोगों के दिमाग में डालोगे, 10 में 11 आदमी जुड़ के फिर कुछ तोड़ देंगे, फिर के 11 आदमी मिलकर तुम्हारा कुछ तोड़ देंगे, फिर तुम बनाओगे, फिर तुम उसका तोड़ोगे। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करके एक एक्ट है, जानते हो इस एक्ट के बारे में? 1947 के बाद, 1947 से पहले जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेचर रहा है, जो स्टेटस रहा है, वही रहेगा। जब ये एक्ट आ गया तो ज्ञान वापी को लाने का कोई मतलब ही नहीं था। राम मंदिर वॉज एन एक्सेप्शन, वो उस पर लिखा गया था उस एक्ट में कि राम मंदिर का इशू चूंकि कंटेजियस है, कंट्रोवर्शियल है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाबू। वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ोगे, तुम आज एक काम करना, तुम घर जाके पढ़ना उस एक्ट को। उस एक्ट की शुरुआत ही में बोल दिया है कि ये एक्ट जो है वो राम मंदिर की कंट्रोवर्सी पर अप्लाई नहीं होता है। दैट हैज बीन रिजॉल्व, है ना? ज्ञानवापी पे अप्लाई होता है कि नहीं? अब अगर तुम नियम को तोड़ोगे कि नहीं ऐसा था वैसा था, तो कुछ ना कुछ लूपहोल तो तुम्हें मिल ही जाएगा। बात को समझे कि नहीं? कुछ सोच समझ के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया है। एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी बहुत सारी रिलीजियस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता है। नहीं समझा बात को? वी बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमें बस इसी पे बात पे फोकस करना है कि लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होता है कि नहीं। नहीं, इशू आ जाएगा कि नहीं? अभी तुम अगर 25 लोगों को बोल दोगे वहां पर कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा है, तो तुम क्या करोगे? क्या होगा उसको तुमको अंदर पता है? वो 25 50 को बनाएगा, 50 100 को बनाएगा, और किसी दिन चढ़ के तोड़ देगा ना। फिर वो एक इंटरनेशनल इशू हो जाएगा, तुम्हारा कंट्री का जो इमेज होगा वो मेलाइन होगा
कि तुम माइनॉरिटीज पे ध्यान नहीं देते हो। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। लेट्स फोकस, वी गाइज आर एडमिनिस्ट्रेटर, वी गाइज आर नॉट अ कॉमन पीपल, वी आर, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है कल की डेट में, हमें लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए। बात समझे कि नहीं? इतिहास के पन्ने खुरेदोगे तो बहुत सारे मंदिर, जैन मंदिर भी तोड़े गए हैं मंदिर बनाने के लिए, है ना। महाबोधि इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, है ना सर। तो इतिहास के पन्ने कितने कुरे देंगे आप, किस किस को कुरे देंगे? इतिहास को अगर आप रेक्टिफाई करने लग जाएंगे ना तो आप खुद रेक्टिफाई हो जाएंगे, इरेडिकेट हो जाएंगे, तब आप वल्नरेबल स्पीशीज में गिने जाएंगे। इतिहास जैसा है उसे सीख लेनी चाहिए, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बोलो, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है? मुझे अच्छा लग रहा है तुम बोल रहे हो, बताओ ना। ये सोच रहे हैं कट्टरता नहीं लाना चाहिए, बस सब मेरा ये है। कट्टरता, आप जैसे कोई भी प्लेसेस हर एक का इंपॉर्टेंस अलग नहीं होता है। नहीं तुम मत बोलो, मुझे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने हर दो, एक है का ना। इंपॉर्टेंट प्लेसेस का अलग होता है। किसी भी उदाहरण के लिए अगर वही चीज मक्का की हम करें कि अगर ये प्लेसेस अगर इस पे है थोड़ा सा, मक्का में कोई मंदिर तो है नहीं, तो वही चीज उसी चीज दामन, अगर सुनो ना, अगर मंदिर होता ना तो शायद मैं तुम्हें ये जस्टिफाई करता हुआ हो जाता है कि लेट्स दैट मंदिर शुड रिमेन एट दिस प्लेस। यरूशलेम में होता है ना सर। हाँ तो जेरूसलम में मैं, अच्छा मैं ही हूं ना जो हमेशा ये बोलता हूं कि फॉर जेरूसलम देयर आर टू स्टेट थ्योरी, दो स्टेट थ्योरी होना चाहिए। आई नेवर सपोर्ट पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स, कभी भी मैं पैलेस्टीनियन जो कहते हैं फिलिस्तीन होना चाहिए, आई डू अग्री दैट फिलिस्तीन शुड एग्जिस्ट, but at the same time I do agree that Israel should also exist, they should remain side by side. I always criticize Israelis action over Gaza strip जो भी हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? at the same time I also criticize Hamas strike over the Israel। ऐसे लोगों में से नहीं है हम लोग ना कि जो जिसे केवल इजराइल का दिखाई देता है, हमास का दिखाई नहीं देता है। किसने बोला भाई? हु स्टार्टेड दिस वॉर? तुमको पता था कि when you strike down there will be total destruction। those who are supporter of his Palestinians वो ये क्यों भूल जाते हैं कि now Israel is a reality, Israel is a reality। जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा आपके लिए। when you know that Hamas will strike down Israel, Israel will take revenge with total destruction। नहीं मालूम है क्या तुमको? वो तो बिना कुछ किए 5,000 अटैक कर देता है, तुमको नहीं मालूम था? नहीं तुम्हें नहीं मालूम था? ये बताओ तुम मुझे कि व्हेन हमास विल स्ट्राइक डाउन तो तुमको उसका एक्शन होगा। इजरायलियों पर जो पैराशूट अटैक हुआ उस पर जो लोग मारे गए उसकी जान का वो नहीं है। देखो वी हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर बोथ द कम्युनिटीज, राइट। सिर्फ मैं मुसलमान हूं इसीलिए फिलिस्तीन के सपोर्ट करूंगा, ये गलत हो जाएगा। यू शुड सपोर्ट टू स्टेट थ्योरी, दैट इज द ऑफिशियल स्टैंस ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी गलती पैलेस्टीनियन से क्या हुआ कभी आपने सोचा है? आप लोग को इशू ही नहीं मालूम है। 1948 में व्हेन इजराइल हैज बीन मेड इन स्टेट और ये बोला गया कि पैलेस्टीन को भी एक सेपरेट स्टेट माना जाएगा, तो पैलेस्टीन अपने सेपरेट स्टेट को मानने के बजाय नहीं, वो बोला कि इजराइल को स्टेट नहीं मानेंगे हम, तो तुम्हारा स्टेट अभी भी नहीं है। बात समझा कि नहीं? ये चीज एक ही समझो बात को। ये क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है ये? अच्छा, नाउ फेमस विश्वनाथ टेम्पल बनारस ये तो तोड़ा गया, ये सब चीजें हो गई। अब देखो क्या होगा। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द औरंगजेब। रिलीजियसली जो है औरंगजेब थोड़ा सा जो है कैरिड अवे हो गए। अब अपने को क्या, इससे क्या नुकसान होगा? औरंगजेब तो भाई साहब दिल्ली में है, दिल्ली आगरा के क्षेत्र में है, और दिल्ली आगरा के क्षेत्र के चारों तरफ का बाउंड्री देखो। तुम देखो कि तुम थोड़ा वेस्ट की तरफ जाओ तो तुमको मिलेगा राजपुताना, हिंदू है। थोड़ा तुम दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में जाओ तुम्हें मिलेंगे जाट, हिंदू है। तो एक मिनट, हम क्लास में छिए। हाँ वो क्लास में
ओके। हाँ, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में कौन है? जाट। तो थोड़ा एरिया देखो तुम, जाट कौन होते हैं? हिंदू। उसमें तुम थोड़ा नीचे आओ, राजस्थान की तरफ कौन है? राजपूताना। कौन है वो? हिंदू। तुम थोड़ा और नीचे जाओ, कौन है? मराठास। कौन है ये? हिंदू। दिल्ली के क्षेत्र में जाओ, एक और कम्युनिटी होती है शतनामीज, लोअर कास्ट के लोग थे, पर दे आर स्टॉन्च डिवोटीज, दे आर ऑल हिंदूज। अब जो तुम्हारी ये रिलीजियस पॉलिसी आएगी, एक तो इन्हें पहले से पता था। अच्छा, पंजाब में जाओगे तो कौन है? सिख, नॉन मुस्लिम्स है। और तुमने जहांगीर ने एक काम करे गुरु अर्जन देव जी के साथ, और गुरु तेग बहादुर के साथ औरंगजेब ने कर दिया, तो वो तो पहले से राइवल है आपके भाई साहब, वो तो देखना नहीं चाहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा। अब देखो बवाल क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही तुम ये पॉलिसीज अपनाओगे तो वैसे ही ये लोग क्या कहेंगे, भैया ये तो हमारे एग्जिस्टेंस को ही मिटा देगा। नहीं नहीं, तो जैसे ही रिवोल्ट, जैसे ही ये लोग रिलीजियस पॉलिसी सारी सुननेगा कि भाई ये तो दिवाली दशहरा मना कर दिए हैं, जिजिया इंपोज कर दिया है, ये तो सारी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं भाई साहब जिससे तो हमारा तो हालत खराब कर देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? रिवोल्ट। समझ में आ गया? सतनामीज रिवोल्ट करेंगे। अब रिवोल्ट जब करेंगे तो औरंगजेब तो देखता नहीं रहेगा, नहीं नहीं नहीं, सतनामीज रिवोल्ट कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रिवोल्ट को क्रश करना पड़ेगा। क्रश करने में आपको चाहिए पैसा, पैसा तुम्हारे पास है नहीं। राजपूत, राजपूत कहेंगे यार ये तो हिंदू शासक, हिंदू के पूरे के शासन के बिल्कुल ही खिलाफ है। औरंगजेब क्या करेंगे? औरंगजेब को केवल इसी तक रहना चाहिए, औरंगजेब उसके इंटरनल मामले में दखल देने लग जाएंगे कि नहीं ये राजा नहीं होना चाहिए, इंदर सिंह होना चाहिए, जसवंत सिंह नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा कि जो राठौड़ वहां के हैं मारवाड़ के, वो इन पर अटैक कर देंगे, ये इनको क्रश करेंगे, राजपूतों को हराने में बहुत खर्चा पड़ जाएगा। सिख अलग अपनी सिख की खालसा आर्मी लिए हुए है, बंदा बहादुर, पहले तो गुरु गोविंद सिंह, फिर बंदा बहादुर, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। समझ रहे बातों की नहीं? तो 25 साल शुरुआत के 1658 से लेके 1680 तक तो केवल इनको रिवोल्ट ही करना होगा, केवल नॉर्थ इंडिया के रिवोल्ट को दबाने में लग जाएगा, जो बहुत खर्चा हो जाएगा, ऑलरेडी ड्रेन रिसोर्सेस हैं और ड्रेन हो जाएगा। जब ये नॉर्थ इंडिया को कंसोलिडेट कर देगा और उसके जो रिसोर्सेस जो रिवोल्ट हुए जब उसको दबा देगा, उसके बाद अगला ध्यान उसको दक्कन पे आएगा। दक्कन में प्रॉब्लम क्या है कि उस समय शिवाजी महाराज हैं, 1670 के करीब शिवाजी महाराज बिल्कुल एक्टिव है। तो ये क्या कर रहे हैं कि वहां के जो बीजापुर, गोलकंडा, ये सब जो स्टेट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? कोल्यूड कर रहे हैं शिवाजी महाराज के साथ कि भैया मुगलों को हराया जाए। और ये बहुत बड़ी सरदर्द थी औरंगजेब के लिए, क्योंकि औरंगजेब को पूरा भारत जीतना था और वो दक्कन जीते बिना पॉसिबल नहीं था। तो इसने क्या किया कि बीजापुर के राजा को के अगेंस्ट लड़ने के लिए शाइस्ता खान को भेजा। लड़, शाइस्ता खान याद करना, शिवाजी से भी लड़ने गया। बीजापुर को हराया गया नहीं, बीजापुर तब भी नहीं हारा क्योंकि कोलिजन था, तो औरंगजेब को खुद जाना पड़ा। इसीलिए आखिरी 25 साल तो औरंगजेब को खुद दक्कन में बिताना पड़ता है। फिर बीजापुर हारा क्योंकि यूनाइटेड आर्मी के साथ तो नहीं लड़ सकते ना ये तीनों। फिर गोलकुंडा को हराया। अब आखिरी आए मराठा। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, उनके बेटे का नाम था संभाजी महाराज। संभाजी महाराज जो थे
उन्होंने ओपन रिवोल्ट भी किया। अब संभाजी महाराज को इसने क्या कर दिया, खुलेआम पूरे मार्केट में गला काट दिया। इससे क्या हुआ कि मराठा प्राइड हर्ट हो गया। आपने एक्चुअली में आग में घी डाल दिया। यही शेस्ता खान वगैरह जाते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं तो उनको गला काट दिया जाता है। और इनका बेटा जो था साहू जी महाराज, इसको ये क्या करते हैं, अपने पास लेके आ जाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। अच्छा, अपने तरीके से। एक बड़ी गजब की बात है कि बाप का गला काटा है और साहू जी महाराज के साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है। जस्ट विपरीत, जस्ट ऑपोजिट। साहू जी महाराज के साथ जो है बढ़िया खाना, कोई प्रिजनर में नहीं रखा गया, महल में रखा गया, उसको पढ़ाया लिखाया गया। क्या कारण रहा होगा? दिस इज दी फार साइटेडनेस ऑफ दी औरंगजेब। प्रॉब्लम क्या है ना, औरंगजेब फार साइटेडनेस और बेवकूफी दोनों साथ कर देता था। नहीं समझा बात को? नहीं समझे? तुम दिमाग और बेवकूफी जब एक साथ चला दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तुम एक साथ दिमाग लगा दोगे और बेवकूफी कर दोगे तो बराबर हो जाता है। क्या अब तुम हो गए, तुम कंफ्यूज हो। अरे भाई, तुमको क्या जरूरत है एक्सिक्यूट करने का? बंदी बना सकते थे, युद्ध में मार सकते थे। नहीं नहीं, पूरे मार्केट में जाके सामने गला काटा गया। इससे क्या होगा पता है ना? पब्लिक रिवोल्ट कर देगा, और व्हेन पब्लिक रिवोल्ट्स नोबडी कैन विन द वॉर। तो अब इस चीज को सप्रेस करने के लिए कि भैया आप तो बहुत निगेटिव सेंटीमेंट हो गया औरंगजेब के अगेंस्ट, इसके बेटे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। एक और कारण था, इसने क्या किया कि अब इसके बेटे को ट्रेन अपने हिसाब से करेंगे ना तो ये थोड़ा सा हमारी तरफ मॉडरेट रहेगा। और कुछ हद तक ये बात सही भी थी। साहू जी जब आए तो उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया मुगलों के अगेंस्ट। साहू जी छत्रपति थे तो उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया है। इससे इस तरह तुम कह सकते हो कि अपना रीजेंट तैयार कर रहे थे औरंगजेब फ्यूचर मराठास के लिए, ताकि जो है जीतना तो मुश्किल है। जब पब्लिक रिवोल्ट कर गया तो पैसे तो बिल्कुल ड्रेन हो चुके थे। तो ये अकबर जहांगीर के समय में जो कहीं कहीं पे सोना चांदी कहीं कहीं था उसको कबार कबार के लेकर आया। तुम देखना लूसेंट में एक लाइन है कि इसने बहुत सारे खजाना खाली करवा दिए थे, उसको कबार कबार के लेके आ रहा था। समझा? और किसके अगेंस्ट लड़ा इसने? मराठास के अगेंस्ट लड़ा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो जीत तो नहीं पाया, और वहीं पर जो है 1707 में इसकी मौत हो गई। दक्कन पॉलिसी एंड हिज रिलीजियस पॉलिसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर। रिलीजियस पॉलिसी ने इसकी रिसोर्सेस को ड्रेन करा है। पतन के सबसे बड़ा कारण, दो कारण है, एक तो धार्मिक नीति और दूसरी दक्कन की नीति। दक्कन पॉलिसी एंड रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी ने क्या क्रिएट किया? रिवोल्ट। इसे दबाने में बहुत पैसा खर्चा हो गया। और दक्कन मतलब जितना इसने जिजिया में कमाया नहीं होगा उससे ज्यादा गवा दिया इसने रिवोल्ट में। और दक्कन का तो दक्कन पॉलिसी तो अल्सर कहलाता है। कहता है दक्कन पॉलिसी वाज द अल्सर फॉर द औरंगजेब एडमिनिस्ट्रेशन, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द औरंगजेब। कुछ नहीं मिला, जीत भी नहीं पाया। इससे ज्यादा तो शाहजहां सक्सेसफुल हो गया था। ये अहमदनगर जीत भी लिया, बीजापुर गोलकंडा से ट्रूस भी कर लिया, आ भी गया, बिल्डिंग बना भी गया। इसलिए इससे ज्यादा अकलमंद तो शाहजहां था। हाँ, नहीं कर, हाँ, तुम मराठाओं से नहीं लड़ सकते यार। और तुम मराठाओं की टेरिटरी में तो नहीं लड़ सकते हो। गुरिल्ला वॉरफेयर जानते हो वो लोग।
You cannot fight with the people. सर बड़े बड़े तख्ताज जो है वो गिर गए हैं लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से। बंगाल देखो, इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इट। बांग्लादेश, तो जो भारत बचा नहीं पाया बांग्लादेश को। शेख हसीना जो है वो प्रो इंडियन है, सरकार, भारतीय सरकार का पूरा सहयोग रहता है शेख हसीना में, फिर भी लोगों के प्रोटेस्ट के सामने सरकार बचा नहीं, सिरदर्द हो गया भारत के लिए। है ना? क्लियर है सर? समझ में आ गया? एंड दिस इज द फाइनल थिंग जो है, एक कंस्ट्रक्शन है इनका, बीबी का मकबरा। इट इज दी पुअर डिपिक्शन ऑफ द ताज। कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर है, ये वो है, इसे भी ताज बनाना था। हाँ, ये चीज है। और दिस इज ऑल फॉर जहांगीर टुडे, सॉरी औरंगजेब टुडे। हम लोग जो है विल बी डिस्कसिंग डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, what was the reason behind it. Now you will be in a position to answer this question कि why, what was the reason behind the decline of the Mughal empire. इसके बाद we will be dealing with the medieval history, Mughal architecture. उसके बाद we will be going towards Vijayanagar and Brahmani empire. इतिहास में सर इकलौता अकबर ये जिसके बाद डिक्लाइन है, बड़ा स्टेट जिसके बाद डिक्लाइन नहीं होने, तो बाकी सब के बाद तो डिक्लाइन हुआ ही। हाँ, नहीं तो अकबर के बाद औरंगजेब है ना। औरंगजेब चाहे जो भी हो, पर एडमिनिस्ट्रेटर तो था वो, स्ट्रेटजिस्ट तो था वो। उसके सामने, अकबर के सामने भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं था जितना औरंगजेब के साथ। अशोका के बाद औरंगजेब के पास ही उतना बड़ा एम्पायर था। इतना बड़ा एम्पायर देखो, अकबर, औरंगजेब के फेलियर का एक और कारण है, औरंगजेब जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा था बहुत सेंट्रलाइज था। मतलब उसने अपने बड़े बड़े मनसबदार को क्लर्क बना दिया था। नहीं, सारा डिसीजन औरंगजेब खुद लेता था। जो बड़े बड़े मनसबदार, मीर बख्शी, ये सब जितने भी होते थे, उस सबको क्लर्क बना दिया था कि तुम केवल पेपर वर्क करो, बाकी डिसीजन जो भी हो, जिसको लेना होगा वो हम लेंगे। तो जब इतना बड़ा जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है ना, उसको तुम, सर सो गए क्या, नींद आ रहा है? इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको तुम सेंट्रलाइजेशन से नहीं चला सकते, प्रॉब्लम है सर। समझे? डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा, तब काम चलेगा। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? तो अभी क्या करना है अपने को, कल अपन क्या करेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और ये सब चीजें करेंगे, ठीक है? अभी आपकी क्लास शुरू होगी थोड़ी देर में, आप लोगों को करिएगा। अच्छा, वही जो हमारा शाम वाली क्लास होगी उसमें हम लोग वही कर लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ऐसे करके, वी विल डिस्कसिंग इन द इवनिंग। थैंक यू। हाँ, मॉडर्न कराएंगे ना श्वेता?